पिछले हफ्ते के शानदार प्रदर्शन के बाद नए हफ्ते की शुरुआत करने के लिए आज है फिर से हल्की सुस्ती और हल्की कमजोरी के हैं संकेत। कमजोर खुलने पर क्या खरीदारी के मौके होंगे या फिर इन लेवल्स पर रहना है सावधान। ढेर सारे ट्रिगर्स और नतीजों का सीजन है जोरों पर। विदेशी बाजारों से भी बहुत सारे संकेत। इन सबके बीच स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइन में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू सर से फटाफट जान लेते हैं कि क्या रणनीति अपनानी और कहां रखनी है नजर। सर गुड मॉर्निंग। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, इट्स अ प्लेजर टू बी योर को एंकर। सर बताइए, डेटा हैवी हफ्ता तो है बाहर भी अंदर हमारे मार्केट्स में भी, तो ट्रिगर्स पहले सर कौन से होंगे जरा बताइए। बिल्कुल, जब आप हैं शो पर तो हम बहुत बिजी रहेंगे और ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच में आज 4 नहीं 6 ट्रिगर्स के साथ हम कर रहे हैं शुरुआत इस हफ्ते की और आज के ट्रेडिंग सेशन की। महंगाई के मोर्चे पर बढ़ी रहा था। 18 महीनों के निचले स्तरों पर हमारी महंगाई दर आती हुई दिख रही है। उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे आंकड़े। उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजार जैसे आप देखना चाहें, अच्छे भी खराब भी बंद हुए हैं एकदम फ्लैट, लेकिन लगातार 5 दिन पिछले हफ्ते रहे कमज़ोर। टाटा मोटर्स, डीएलएफ जैसे दिग्गजों ने वीकेंड पर नतीजे पेश किए बेहद दमदार, और आज आने वाले नतीजों पर भी रहेगी नज़र, जिसमें एस्ट्रल, पीवीआर जैसी कंपनियों के भी आज नतीजे हैं। वायदा कारोबार की 3 कंपनियां हैं। अदानी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने की पूरी संभावना है। सुनवाई भी होगी। देखा जाएगा कि सेबी को कितना समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलता है। वहीं कर्नाटक चुनाव के नतीजे भी आए जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखे, तो एक ट्रिगर ये भी होगा जिस पर बाजार की रहेगी नजर। तो चलिए, ये तो वो सारे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर रहेगी नजर। लेकिन सर पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि अपनी कमेंट्री में ही मेंशन किया ट्रिगर्स के समय कि आप बाजारों को कैसे देखना चाहते हैं, उसका प्रदर्शन कैसा रहा। डाउ लगातार 5वें दिन हमने इसे बीते हफ्ते क्लोज होते देखा है। नैस्डैक ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड आउट करने की कोशिश की, लेकिन शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ थोड़ी रिकवरी, अच्छी खासी रिकवरी पे बंद हुए। कैसे देखे सर? नंबर्स तो वहां पर भी हैं बड़े। मेरे ख्याल से नेहा, अमेरिकी बाजारों में कुछ बड़ा और कुछ नया होता नहीं दिख रहा है। वैसे उम्मीद ये थी शुक्रवार को जब हम बंद हुए, डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, और पिछले हफ्ते भी पिछले हफ्ते जब 4 दिन लगातार बाजार घटा 1000 पॉइंट और 550 पॉइंट की रिकवरी शुक्रवार को अमेरिका ने दे दी, तो उम्मीदें इस बार भी थी। डाउ फ्यूचर्स 100-150 पॉइंट जो ऊपर दिख रहे थे, वो ये आपको भरोसा भी दिखा रहे थे कि लगातार 5वां दिन अमेरिकी बाजार कमजोर नहीं होंगे, शायद रिकवरी दिखाई भी। एक बार मजबूत खुलकर टिके भी, लेकिन दिन के दौरान डिप आई और डिप आने के बाद वापस से रिकवर भी होते दिखे, तो हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहा और डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े सुस्त है। तो अमेरिकी बाजार से जो सपोर्ट चाहिए आपको, वो सपोर्ट नहीं है। लेकिन क्या अमेरिकी बाजार इतने खराब है कि आपका मूड माहौल बिगाड़ दें? उसका जवाब है ना, क्योंकि अमेरिका में चिंताएं इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर कि कर्ज की सीमा जो आपको इस महीने के अंत तक बढ़ानी है, वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और उसको लेकर बाजार में ट्रेडर्स बड़ी पोजीशन बनाने के मूड में नहीं, न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ। सबको पता है ये आगे पीछे होगी, सब जानते हैं। आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि कर्ज की सीमा आगे ना बढ़ी हो, लेकिन तुरंत बढ़ जाएगी, लंबा समय लेगा। वो तलवार लटकी हुई, तो जब तक वो लटकी हुई, और अब सबको ये भी बताया ये तलवार जो लटकी हुई है ये जल्दी से शायद खत्म ना हो, महीने के अंत तक इंतजार करना पड़े। तो अभी 2-4 दिन हो सकता है हम थोड़ा बहुत और इस पर गौर दें, रिएक्शन दें, या फिर जैसे जैसे 31 मई की डेट नजदीक आएगी तब हम रिएक्शन देंगे, अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। तो आई थिंक तब तक थोड़े से वेट एंड वॉच वाले मूड में है। बाकी रहा सवाल दूसरे आंकड़ों का, तो हल्के फुल्के से डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है, 102.50 पर पहुंचा है। शायद उस वजह से इक्विटी मार्केट थोड़े ढीले हुए हैं। बॉन्ड यील्ड्स हल्के से बढ़कर आए 3.45% के आसपास। तो हल्के से जो ट्रिगर्स हैं अमेरिकी बाजारों के लिए दूसरे, वो मामूली से नेगेटिव साइड पर है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। तो थोड़े जो सपोर्ट की जरूरत है आपको अमेरिका से, वो मिसिंग है। वो मिसिंग है, बस तो उससे ज्यादा कुछ नहीं। सर इस हफ्ते मैं पढ़ रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे जो फेड के सदस्य हैं उनकी तरफ से भी बहुत सारे बयान आएंगे, और आजकल वो है डेटा पॉइंट से ज्यादा उनके बयान है जिस पर हम देखते हैं कि मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता है। तो क्या ये फिर से एक उतार चढ़ाव वाला हफ्ता रह सकता है यूएस मार्केट? हाँ, होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हो भी सकता है। और मतलब कुछ न कुछ तो करने के लिए आपको एक्शन तो चाहिए ना। मतलब नतीजों के दम पर तो आप स्टॉक्स में एक्शन देख सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा ऐसा रिजल्ट हो जो बाजार का मूड माहौल बदल दे, चाहे तेजी की तरफ चाहे मंदी की तरफ, वो अपनी जगह। लेकिन अदरवाइज तो आपको कुछ न कुछ खबरें चाहिए। तो जो ये सारे नंबर्स और डेटा आपके सामने हैं, जो इवेंट्स इस बार हैं पूरे हफ्ते भर, तो कुछ न कुछ करते रहेंगे, होता रहेगा ऊपर नीचे। लेकिन हाँ, पिछले हफ्ते जिस तरह की सुस्ती रही उसके मुकाबले में, और जो रेंज बाउंड ट्रेड था उसके मुकाबले में, इस हफ्ते थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए।
आई है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो वॉलेटाइल मार्केट ज्यादा रहेंगे एंड गिवन आल्सो द फैक्ट कि अब फेड क्या निर्णय लेते हैं नंबर्स आने के बाद, तो आपने कहा कि तब तक तो उससे पहले तो पहले ये 31 तारीख की जो है ना, हाँ एग्जैक्टली, डेट सीलिंग, वो सबसे महत्वपूर्ण, कर्ज की सीमा अमेरिका में जो है वो थोड़ी ठीक हो जाए तो बस। चलिए, तो ग्लोबल मार्केट्स तो जो यहाँ करेंगे सो करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ सर 2 महत्वपूर्ण इवेंट्स हो गए हैं। पहला तो सर जो कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नंबर्स आए हैं, क्लीन स्वीप कांग्रेस की तरफ जाता हुआ 136 सीटों से, मार्केट इस पे इम्पैक्टेड होता दिखेगा? देखिए, वैसे न सिर्फ कर्नाटक भले कोई भी राज्य के चुनाव हो, उसका असर बाजारों पर घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं और 100-200 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना है। ये तो मार्केट के इम्पैक्ट के लिहाज से है, लेकिन मार्केट में इसको किस तरह से लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों तरह के कैंप हैं। और पॉजिटिव जैसे तो कुछ नहीं, न्यूट्रल या नेगेटिव ऐसा। तो नेगेटिव साइड पर अगर आप सोचे तो ये कि बीजेपी कर्नाटक नहीं जीत पाई है, नेगेटिव ये भी है कि क्लीन स्वीप कांग्रेस की हुई है, नेगेटिव ये भी है कि दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य ऐसा था कर्नाटक जो दक्षिण भारत में रास्ता बनाने के लिए गेटवे जिसे कह सकते हैं, तो वो भी आपके हाथ से निकल गया। तो ये 3-4 चीजें नेगेटिव, और जिन मुद्दों पर शायद लड़ा गया उन मुद्दों को लेकर भी लोग मान सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर आप न्यूट्रल या पॉजिटिव साइड पर देखें तो बीजेपी का वोट शेयर मुश्किल से ½ % घटा है, राइट। तो वोट शेयर तो उतना का उतना ही है। दूसरी चीज ये कि आप ये देखें कि हर बार कर्नाटक में सरकार बदलती है, तो इस बार भी बदली तो कौन सी बड़ी बात नहीं है, करेक्ट। तीसरी बात ये कि पॉजिटिव साइड देखने वाले लोग ये भी हैं कि कर्नाटक में चलो नहीं बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के नतीजे हैं वहाँ पर बीजेपी की क्लीन स्वीप है, तो वो भी नंबर्स हैं, वो भी ग्राउंड लेवल के रिजल्ट्स हैं। लेकिन इन सब के बीच में बाजार के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? बाजार के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कर्नाटक के चुनाव के दम पर आने वाले 2024 से कोई वाकई में बड़े आपके लिए संकेत हैं क्या? मैं राजनीति का विशेषज्ञ हूँ नहीं, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि जो कुछ भी वोट जेडीएस के शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ गए, तो क्या विपक्षी दल ये सोचने के लिए मजबूर होंगे, क्या ये करने के लिए मजबूर होंगे कि अगर एक होकर लड़ा जाए तो एक चुनौती दी जा सकती है। भले यहाँ एक होकर नहीं लड़ रहे, लेकिन अगर वोट शिफ्ट आपका होता है तो वो एक बड़ा मुद्दा है। और अगर वो संभावना बनती है और उस संभावना के दम पर अब से लेकर चुनाव के अगले मई में जो लोकसभा चुनाव होने वाले, क्या तब तक कोई पॉपुलिस्ट मेजर आते हैं, क्या वो उस तरह की चीजें होना शुरू होती है? वो आम जनता के लिए अच्छी बात है, लेकिन शायद इकोनॉमी मार्केट उसे पसंद करे ना करे, वो वाली बात है। दूसरी ओर ये तो अगर पॉपुलिस्ट मेजर वाली बात होती है तो पॉपुलिस्ट मेजर वाली बात सिर्फ देश की बैलेंस शीट कमजोर नहीं करती, लेकिन पॉपुलिस्ट मेजर वाली बात राज्यों की बैलेंस शीट भी कमजोर करती है। जिन 5 मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि हम पहले दिन से लागू करेंगे, उसके पैसे कहाँ और कैसे आएंगे कर्नाटक में, वो भी बड़ा सवाल है। और अगर इसी तर्ज पर हर राज्य ये करने की कोशिश करे तो पैसे आएंगे कहाँ से, लाएंगे कहाँ से, और बैलेंस शीट का क्या होगा, राइट। सो आप कहने के लिए तो मैं कह दूं आप सबको कि 50% सैलरी हाइक सबकी होगी या अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको हर साल हम पूरी वर्ल्ड टूर करवाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे कहने में, और एक आध बार करवा भी लोगे तो बार बार कहाँ से करवाओगे? सो वो वाली चीज है। तो इसलिए क्या है, इस रिजल्ट को स्टैंड अलोन ऐसे देखना ठीक नहीं है। छोटा मोटा हल्का फुल्का रिएक्शन बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाजार के लिए आज का रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं, बाजार के लिए अब से लेकर लोकसभा चुनाव तक क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और इंपॉर्टेंट लोकसभा चुनाव ही है, और अभी तक साल भर का समय है, बहुत सारी चीजें होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। तो मैं मतलब इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं जिससे बाजार खुश हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिससे आप एकदम मुंह फुला के बैठ जाए। आप ये सोचे कि 200 पॉइंट नीचे खुल जाना चाहिए, मतलब 1%, 200 पॉइंट मतलब क्या, 180 पॉइंट। करेक्ट। 1% भी अगर मार्केट आपका किसी इलेक्शन के रिजल्ट पर रिएक्शन नहीं देता, वो भी तब जबकि आपके लिए ग्लोबल मार्केट के संकेत बहुत अच्छे नहीं है। एग्जैक्टली राइट। वो भी तब जबकि आज एक खबर और भी चल रही कि 3 बड़े ब्रोकर्स पर सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग के लिहाज से कुछ नजरें बनाए हुए हैं, वो भी थोड़ा सेंटिमेंट खराब करने वाली खबर है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, उनके बीच में अगर आपका 40 पॉइंट या एसजेक्स निफ्टी नीचे खुल रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट मैच्योर है और रिएक्शन अपना लिमिटेड देता है। खुश होने की बात तो नहीं, और रिएक्शन भी नहीं कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाए। सो आई थिंक कर्नाटक का रिजल्ट शुरुआत के घंटे 2 घंटे के लिए बस, उसके बाद तो आप भूल भी जाएंगे, कल तो आप पूछेंगे भी नहीं सवाल।
आई एम श्योर। लेकिन सर एक क्लियर नंबर जो यहाँ पर निकल कर आया वो हमारे महंगाई के आंकड़े रहे हैं, जो कि बहुत हमारे काम के कॉन्फिडेंस एनहांसिंग रहे हैं, क्योंकि 18 महीने के बाद हमने देखा है 5% के नीचे 4.7%, 5.66 से घटकर हम 4.7 पर आए हैं। तो ये क्लियरली बहुत राहत वाली बात हो जाती है। 100%। और मैं गवर्नर साहब शक्तिकांता दास साहब को बधाई देना चाहता हूं कि इन आंकड़ों का अनुमान उन्होंने पहले से लगाकर इस बार पॉलिसी में जो पोज किया है, 6 अप्रैल का पोज आज भी हमारे काम आ रहा है। 6 अप्रैल से जो तेजी एक तरफा बनती हुई दिखी, हालांकि तेजी तो 28 मार्च के आसपास से शुरू हो गई थी जब मैं छुट्टी पे गया था, बोल के कि बस बड़ी बैट्स का वक्त है, अब रेंज से बाहर निकल कर बड़ा मुंह दिखाने को तैयार है। लेकिन हाँ, मतलब असली ट्रिगर जो है वो गवर्नर साहब से आया और काफी विजनरी देखा जाए अप्रोच उनकी रही है। सबसे बड़ी चीज ने आपने लिए कि 18 महीनों के निचले स्तरों पर महंगाई है। अमेरिका में महंगाई 2 साल के निचले स्तरों पर पहुंच चुकी है, तो महंगाई को लेकर जो दिक्कतें थी वो कम हो रही। नो डाउट, आपको हमको सबको पता है कि इसमें बेस इफेक्ट भी है। करेक्ट। पिछले साल जब इसी समय ज्यादा महंगाई दर थी तो उस बेस पर आप गिन रहे हैं तो कम तो होना ही है, लेकिन उम्मीद से तो कम हो रही है ना। 4.5% के आसपास आना रिलीफ वाली बात है। सो आई थिंक इनके दम पर आप 100% कॉन्फिडेंट रहेंगे कि पोज तो रहेगी ब्याज दरों में। हो सकता है गवर्नर साहब दूरदर्शी है, कुछ आगे की और देख लें कि किस तरह से तेजी से कम आ सकती है, और उसको देखकर इस पॉलिसी में ना भी सही आगे चलते हुए जब भी जितना जल्दी कट करने के बारे में सोचे। कमेंट्री हो भी सकती है कमेंट्री कि अगर इसी तरह से तेजी से घटी तो हम कट भी सोच सकते हैं। सो आई थिंक ये नंबर हमारे ज्यादा काम का है। बाजार के लिए आज अगर सबसे बड़ा एक पॉजिटिव है तो वो महंगाई के आंकड़े, और दूसरा बड़ा पॉजिटिव है वो एफआईज के नंबर्स होंगे, वो मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारे बाजार के लिए कि महंगाई के मोर्चे पर न सिर्फ अमेरिका को राहत मिली है, हमको भी मिली है, और ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। एग्जैक्टली तो ये एक पॉजिटिव फैक्ट है जिस पर आज डेफिनेट तौर पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन सर, मार्केट को स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है? सबसे अच्छी बात मुझे जो एक बेसिक लेवल पर समझ में आई कि इंटरनेशनल मार्केट भले ही उतार चढ़ाव दिखा रहा था, हमारे मार्केट्स ने अपनी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस दिखाई है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबका प्रदर्शन हमने देखा है कि बहुत रेजिलियंस वाला रहा है, तगड़ा रहा है। तो सर, आज कैसे रणनीति अपनानी है, हमारे मार्केट्स में करना क्या है? देखिए, अपने बाजारों में कोई समस्या है नहीं। अभी भी हम मजबूत है, और सिंपल सी चीज़ है, जब तक कुछ इम्पोर्टेंट लेवल बाजार नहीं तोड़ता तब तक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। एक दो आंकड़े यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि हम लगातार 10 दिन हो चुके हैं जब 18,000 के ऊपर निफ्टी पर बंद हो रहे हैं। ठीक है, और लगातार 5 दिन हम 18,250 के ऊपर बंद हो रहे हैं। ठीक है, और 7 में से एक दिन छोड़ दे तो 6 दिन हम 18,250 के ऊपर। सो आप क्लोजिंग ही 18,250 के नीचे नहीं देख रहे हैं। सोचिए, एक एक्सेप्शनल दिन था जिस दिन एक वो 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी घटा था, उस दिन 200 पॉइंट करीबन निफ्टी घटा था, वो एक एक्सेप्शनल दिन था। उसके अलावा अगर आप देखें तो आप लगातार 18,250 के नीचे भी बंद नहीं हो रहे हैं, और लगातार तीसरा दिन जब 18,300 पर बंद हो रहे हैं, तो क्लोजिंग बेसिस पे आप बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सो मेरा ये समझ है कि जब तक अगर आप थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहते हैं तो जब तक 18,000 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं। 18,000 का मतलब क्या है? 300 पॉइंट। 300 पॉइंट का मतलब है 1.5%। अब आप कोई स्टॉक भी खरीदते हो 1.5% का स्टॉप लॉस तो रखते हो ना, 1.5% का। करेक्ट, वही वाली हाल। और फिर भी अगर किसी को बहुत ज्यादा सेफ रहना, ना मैं तो इस आदमी टॉप पे ही बेचूंगा और बॉटम पे ही लूंगा, ऐसी कोशिश करने में मुझे बड़ा मजा आता है, तो 18,250 आपका स्टॉप लॉस है। अगर 18,250 के नीचे क्लोज होता है तो ये पहला हल्का सा दिन के लिए क्लोजिंग का कमजोरी का संकेत आता है, लेकिन मेरे लिए कमजोरी का संकेत तभी है जब 18,000 के नीचे निफ्टी बंद हो। तो जब तक 18,000 के नीचे बंद नहीं हो रहा है तब तक आप चेन की नींद सो सकते हैं। और खाली ये कि मैं मिनट टू मिनट, घंटे से घंटे, दिन, एक आध दिन के लिए ओवरनाइट ट्रेड करना चाहता हूँ तो 18,250 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल है, जब तक 43,000 के नीचे बंद नहीं होता तब तक तो कमजोर है ही नहीं। और जिसको थोड़ा छोटा रखना हो 43,200 रख ले, यहाँ से 500 पॉइंट नीचे। 500 पॉइंट का नीचे मतलब यहाँ पर भी वही है, सेम 1%। 440 पॉइंट पे आपका 1% होता है। सो 1%, 1.25% के आसपास का स्टॉप लॉस होता है, वो कोई स्टॉप लॉस है नहीं, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। सो आई थिंक जब तक 43,000 के नीचे भी बैंक निफ्टी बंद नहीं हो रहा है तब तक आप आराम से चेन से रहिए, कोई टेंशन नहीं है। 10 में से 9 दिन 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। एक एक्सेप्शनल दिन था जो 1000 पॉइंट घटा था। सो आई थिंक क्लोजिंग आपकी 43,000 के नीचे नहीं हो रही है बैंक निफ्टी में।
इनफैक्ट 43,200 के नीचे ही नहीं हो रही है। सो ये बस आप स्टॉप तेजी के मार्केट को लाइफ टाइम हाई के आसपास जब बाजार हो उसको ट्रेड करने का कोई और तरीका है ही नहीं, एक ही तरीका है, और वो ये कि बाजार कहाँ से रिवर्स लेगा, कहाँ से आपको तेजी सोचना बंद करना है, सावधान होना है, वो लेवल आपको पता होना चाहिए। अगर वो लेवल आपको पता है तो आप पूरा तेजी का मार्केट बुल रन राइड कर सकते हैं, और ये लेवल आपके लिए 43,000 बैंक निफ्टी पर है और 18,000 निफ्टी पर है बस। जब तक इसके नीचे नहीं आता, और एक चीज मान के चलो, आप कितने ही तोप हों, बड़े 30 मार खाओ, ऊपर का 1-1.5-2% तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप एकदम ये सोचो मैं टॉप पे ही बेचूंगा और बॉटम पे लूंगा, तो एक आध बार फ्लूक से कर सकते हैं, हर बार नहीं। सो आई थिंक ऊपर का आपको ट्रेड करने का एक ही तरीका है। अब ये 44,150 का लाइफ हाई पार करेगा, 18,887 का निफ्टी हाई पार करेगा, कर सकता है, और कई बार ये कि लाइफ हाई के आसपास आकर एक बार रुकता भी है। सो आइदर थिंग इज पॉसिबल, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। वैसे डेटा के लिहाज से, तकनीकी तौर पर जो मूड माहौल है, उस हिसाब से पूरी संभावना है कि आप लाइफ हाई नया बनाएंगे, पूरी संभावना है, इसमें कोई डाउन है। लेकिन ये संभावना है, आपको सिर्फ अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, बाकी मार्केट को जो करना है करने दो, और अपना रिस्क मैनेजमेंट सिंपल है, 18,000 43,000, बात खत्म। बस इसके जब तक ये नहीं टूटता, तेजी करिए, भरपूर करिए, दिल खोल कर करिए। गिरावट में आपको दो ही चीज़ डिसाइड करनी है, या तो पहले सपोर्ट पे लेना है या इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे लेना है। सो शुक्रवार को हमने एक चीज़ बदली थी, पहले सपोर्ट पे नहीं लेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लेंगे। पहला सपोर्ट मतलब छोटा वाला सपोर्ट, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला स्ट्रॉन्ग वाला। आज भी हमारी स्ट्रेटेजी यही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे लेंगे। पहला सपोर्ट है 18,265, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 18,200-225 के आसपास। ठीक है, तो 200-225 के रेंज में आएगा तो वहाँ खरीदना है, सिंपल है। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट आपका निकल कर आता है 43,675 के आसपास का, जो बहुत नजदीक है, 100 पॉइंट नीचे। हम वहाँ नहीं लेंगे, हम लेंगे 43,300 से 43,475 की जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, उस रेंज में आने दीजिए, पकड़ लेंगे। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे लेना है शुक्रवार को, और आज स्ट्रेटेजी में यही बदलाव हुआ है, बस और कुछ नहीं। ओके, तुरंत नहीं ले लेना, अपने लेवल से आराम से लेना पक्का है। ओके, चलिए, तो ये क्लैरिटी तो बिल्कुल मिल गई हमारे दर्शकों को कि कहीं इधर उधर नहीं जाना है, आपको लेना है डेफिनेटली, और यहाँ पर खरीदारी तो बनती है, और वो महत्वपूर्ण सपोर्ट से जिनको ऑब्जर्व करना है सर ने बता दिया। अच्छा सर, आज के महत्वपूर्ण संकेत कौन से रहेंगे जहाँ नजर रखें? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, एफआईएस का संकेत है मजबूत, घरेलू फंड्स ने है बेचा, इसलिए उनके संकेत है नेगेटिव, सेंटिमेंट न्यूट्रल, सेंटिमेंट पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव, यानी कि आपके लिए 3 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल, 1 नेगेटिव, ये आपके लिए आज। सपोर्ट जोन 18,215, 18,265 निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर गए तो 18,100, 18,150 स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन आएगा नहीं, आपको मुझे दोनों को पता है। तो 18,215, 18,265 की रेंज पर ही आपको करना है फोकस, पहली चीज। ठीक है, ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 18,315, 18,375, ये सॉरी निफ्टी का हायर रेंज, सॉरी निफ्टी 18,315, 18,375 पहली हायर रेंज है, इसके पार करके निकले तो 18,400, 450 प्रॉफिट बुकिंग जोन आपके लिए बनकर आएगा। ठीक है सर, तो ये तो बात हो गई निफ्टी की। सर बैंक निफ्टी 43,475, 43,575, ये 100 पॉइंट की रेंज पहला सपोर्ट रेंज है आपके लिए। इसके नीचे 43,200, 43,375, ये तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, इसमें आने पर शॉर्ट भी काटनी चाहिए और खरीदना भी चाहिए। ओके, हाँ, 43,850, 43,950 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके टिके तो 44,050, 44,150 वो लाइफ टाइम हाई है, 44,150 वही है। उसके पार तो फिर खुला नीला आकाश है, जहां आपको विचरण करना है करिए। ऑफ कोर्स सर, पीसीआर सर बाकी डेटा में एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 46% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुट कॉल रेशियो स्टेबल है, हल्का सा बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, तो बैंक निफ्टी में लाइफ टाइम हाई और 44,000 के आसपास आप पहुंच रहे हैं। हायर पुट कॉल रेशियो पर थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर हल्का सावधान रहे, थोड़ा नीचे आ जाए, हल्का हो जाए, उसके बाद फिर से खरीदारी कर सकते हैं। ओके, विक्स 3% घट कर आया, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है सर, अब थोड़ा एग्जिस्टिंग और न्यू पोजीशंस पर फोकस कर लेते हैं। 18,200 एक ही स्टॉप लॉस रखिए, 18,200, 5-10 पॉइंट अपने हिसाब से गिन लीजिए। 18,175 कर लीजिए फॉर सेफर साइड, क्योंकि शुक्रवार का लो 18,190 के आसपास का था, तो इसको 18,175 का स्टॉप लॉस कर लीजिए, इसको चेंज करके 18,175 ये आपका स्टॉप लॉस होगा।
निफ्टी का। यहाँ पर आप इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 18,194 था, तो 200 का ये है, 5 पॉइंट अपने हिसाब से गिन लीजिए। 43,200 ये आपका बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों का ही। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा दूर है 700 पॉइंट, लेकिन यही रखिए 700 800 600 पॉइंट दूर हो गया, लेकिन ठीक है। इस वॉलेटिलिटी में 1% 1.25% के आसपास का स्टॉप लॉस उतना ठीक रहेगा। ऑलराइट, चलिए तो ये तो महत्वपूर्ण पोजीशन स्टॉप लॉसेस हो गए। ओके, हाँ, 18,400 एक ही है, इंट्राडे क्लोजिंग 18,400 और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग 44,000, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। ओके, फाइन सर। सर अब नई पोजीशंस खरीदना है निफ्टी 18,265 पे रिव्यू करेंगे, वहाँ सिचुएशन देखेंगे, मेरे ख्याल से उसके आसपास खुलना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं खरीदेंगे। ठीक है, खरीदने का मन मेरा जो है वो 18,150 से 18,225 की रेंज में। ओके, ठीक है, ठीक है, तो 18,150 18,225 की रेंज में खरीदारी का मन है। 18,100 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 18,265 और 302 छोटे टारगेट, 325 350 मीडियम टारगेट, 400 तक के फाइनल टारगेट आ जाए तो अच्छा फील करेंगे। ओके, जो लोग बेचना चाहते हैं 18,400 के स्टॉप लॉस के साथ बेच सकते हैं। 350 400 की रेंज में मिले तो बहुत बढ़िया, और इस रेंज में बेचे तो 18,450 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अदरवाइज 18,400 के स्टॉप लॉस से बेच दीजिए। नीचे के जो टारगेट बनेंगे नेहा वो है 18,315 और 18,265 दो छोटे टारगेट, 225 और 202 मीडियम टारगेट। उसके नीचे दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी सेफर साइड पे 18,150 आपका तीसरा टारगेट। ठीक है, नई पोजीशंस पे बैंक निफ्टी सर खरीदना है बैंक निफ्टी, और जो मेरी फेवरेट जगह खरीदने के लिए वो है 43,300 43,475। वैसे तो 200 से 375 होती है, लेकिन वहाँ मौका मिले ना मिले तो 43,300 43,475 इस रेंज में भी चांस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 टुकड़ों में लेना है, 43,475 पे एक ले लिया, 375 पे दूसरा, 300 के आसपास तीसरा, ऐसा। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा दूर का है, 43,100 का है। यहाँ स्टॉप लॉस क्योंकि 43,225 तक की भी जगह बनती है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का रखा है। ठीक है, इस स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है आपको। टारगेट जो बनेंगे 43,575 43,675, 575 675 दो छोटे टारगेट, 725 775 दो मीडियम टारगेट है, 850 और 900 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है इस रेंज में खरीदारी। ठीक है सर, और शॉर्ट्स अगर करना है तो जरूर शौक फरमाइए शॉर्ट करने का। 44,000 के स्टॉप लॉस के साथ बेचिए। 43,800 पे आप बंद हुए हैं, 43,900 का शुक्रवार का हाई है, 100 पॉइंट और ऊपर 44,000 पे स्टॉप लॉस है, बेचिए। टारगेट 43,700 43,600 दो छोटे टारगेट, 43,525 475 दो मीडियम टारगेट, लेकिन बड़े टारगेट जो है वो आगे तक हैं। 43,375 और 300, 225 और 125, ये आपके लिए बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको, बिक वाली भी। ओके, चलिए तो हमने समझ लिया कि एग्जिस्टिंग पोजीशन वालों के लिए यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रणनीति है, नई पोजीशंस में क्या है। एक बार बैन लिस्ट पर जरा फोकस कर लेते हैं। एंट्री यहाँ पर डेल्टा कॉप की हुई है जहाँ तक बैन लिस्ट का सवाल है, और GNFC इसकी भी फिलहाल बैन लिस्ट में एंट्री हुई है। अदरवाइज सर फिलहाल तो यहाँ कोई बदलाव नहीं है, अपडेट वही है। PNB, कैनरा बैंक, BHEL ये सब बैन में, इनफैक्ट मन्नापुरम फाइनेंस भी अभी फिलहाल बैन लिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। तो ये फिलहाल FNO बैन अपडेट आता हुआ। सर आपने कहा था कि FI DI के डेटा समझाएंगे। 1,000 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में FI के अच्छा नंबर है। 922 करोड़ की बिकवाली लोकल फंड्स की लगभग बराबर मैच करती हुई दिख रही है। लेकिन जो इंडेक्स में फ्यूचर्स में जो है वो आंकड़े इंटरेस्टिंग है। 245 करोड़ की बिकवाली हुई है FI की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में। लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 663 करोड़ की बिकवाली है और बैंक निफ्टी में 418 करोड़ की खरीदारी है। यानी कि इंटरेस्टिंगली शुक्रवार के सेशन में जो बैंक निफ्टी आपका ऊपर बंद होकर आया है उसमें शॉर्ट कवरिंग भी हुई, फ्रेश खरीदारी भी हुई। तो बैंक निफ्टी में एक दिन का जो बड़ा गिरावट आया था 1,000 पॉइंट का, उसके बाद FIs बैंक निफ्टी पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। सो अब आज के सेशन में आपको नीचे में खरीदने का जब मन करेगा तो आपको बैंक निफ्टी लेना है, बेचने का मन करेगा तो निफ्टी बेचना है, वैसा वाला हाल है। क्योंकि स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा है। दिक्कत एक ही है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, इसलिए जब करेक्शन हो जाएगा और जहां से आपको खरीदने का मन करेगा, जहां से थोड़ा सा बैंक निफ्टी हल्का होगा तो वापस बैंक निफ्टी चलने के लिए तैयार होगा। लेकिन करेक्शन आएगा क्योंकि अब पुट कॉल रेशियो हायर है, थोड़ा मार्केट का मूड खराब है, लेकिन खरीदने का मन जहां बनाना है वहां पर ध्यान रखना है। तो कन्विक्शन बैंक निफ्टी में, हाँ, क्योंकि डेटा ये बता रहे हैं। अब आइए FNO के डेटा। 18,300 में एक और ब्रेक लेवल है। 64 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, 62 लाख शेयरों का कॉल्स में, लगभग बराबरी का मामला है। तो ये आपके लिए मेक और ब्रेक है। नीचे 18,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 18,500 के पहले ढंग का रुकावट का लेवल नहीं है, तो सीधा 18,500 18,400 पर कोई खास पोजीशन नहीं है। बन जाएगी तो अलग बात है, बट अभी तक तो नहीं है। बैंक निफ्टी 43,500
मेक और ब्रेक है। 43,500 के पुट पर 48 लाख शेयर है, हाईएस्ट है। 43,500 के कॉल पर भी हाईएस्ट है 32 लाख शेयरों का, लेकिन वो छोटा है। तो 43,500 के नीचे से ही आपको कमजोरी फील करनी है, यानी कि आपके पास 300 पॉइंट का क्वेश्चन है बैंक निफ्टी में, और 44,000 के ऊपर आप और मजबूत होते हुए दिखेंगे। ये बैंक निफ्टी के डेटा आपके लिए। चलिए, तो क्लियर कॉन्फिडेंस यहाँ पर बनता हुआ, और ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी है, इस पर खासतौर से नजर रहने वाली है। कोई भी पोजीशन हल्की होती है तो वहां पर आपको खरीदारी का मौका मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन आइए, वक्त हुआ है सर के स्टॉक ऑफ द डे का। सर कहाँ रहेगी नजर? अरे बहुत जगह है, नजर ही नजर है। आप बोलो कितनी चाहिए आपको? ढेर सारे, और वीकेंड है ना तो टाइम भी मिलता है पूरा। और ये वीकेंड में काफ़ी ढेर सारे वीकेंड के बाद ट्रैवल नहीं करा था। क्योंकि मैंने इस बार आईपीएल में मैं एक भी बार मैच देखने जा नहीं पाया। मैंने कहा एक तो देखना चाहिए, नहीं तो मतलब नाम खराब हो जाएगा मेरा। तो शुक्रवार को लेट नाइट, हाँ, हालांकि मैच तो बहुत ही बढ़िया था, मजा आ गया। तो लास्ट बॉल पे 6 मार के सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी मारी। हालांकि मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, आपको सुनना पड़ रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरा तो है ना। नहीं तो मैच बहुत बढ़िया था, तो मज़ेदार था और कमाल का मैच था। बस यही कि वीकेंड वाले जो बाद में संडे वाले मैचेस में ज़्यादा मजा आए, दोनों वन साइड हो गए। बेकार, ऐसा नहीं चाहिए। लास्ट बॉल थ्रिलर चाहिए हमको, ऐसा। हाँ, एनीवे, सो टाटा मोटर्स ऑल टाइम फेवरेट हमारा, लगातार हर बार, चाहे वो न्यू ईयर पिक हो, दिवाली पिक हो, स्पेशल 25 वेल्थ क्रिएशन पिक हो, लगातार हम कह रहे हैं कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। उस कमाल करने के संकेत इस बार के नतीजों में आए। बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स आए हैं, चाहे वो रेवेन्यू फ्रंट पर देख लें, प्रॉफिट पर देख लें, मार्जिन देख लें, हर एक फ्रंट पर एस्टिमेट से ज़्यादा है नंबर्स। चाहे डोमेस्टिक देख लें, चाहे जेएलआर के देख लें, दोनों मजबूत है। वॉल्यूम्स बेहतर आए हैं, रियलाइजेशन यानी कि प्राइस भी अच्छी इनको मिली है। जेएलआर के नंबर्स बहुत दमदार है, क्योंकि अब तक कहना इसको ज़्यादातर लोग जेएलआर के दम पे ही गिनते थे। लेकिन डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ बहुत ही मजबूत है। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी, जो मुझे टाटा मोटर्स में देखनी है, वो फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो बढ़कर आया, 24% कर्ज घटाया है। हमेशा टाटा मोटर्स को लेके एक ही चिंता लोगों की, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट बहुत मजबूत होती है, और इसी के दम पे हमने वेल्थ क्रिएशन पिक में भी कहा कि इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखिए। तो ये वो स्टॉक है जो कमाल करता हुआ दिख रहा है। गाइडेंस मैनेजमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टॉप लॉस आपका 508 होना चाहिए, 530, 540 हो सकता है। 3 से 5% बढ़े स्टॉक, और उसके बाद हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि स्टॉक के पहले मजबूत है। तो बहुत गैप से खुले तो ना खरीदें, लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो आपको खुश होना चाहिए। ओके, तो सर ये तो एक टाटा मोटर्स हो गए। यही चाहिए एक बड़ी कंपनी से। तो आई थिंक ऑन ऑल पैरामीटर्स टाटा मोटर्स, बट गैप से खुलने के बाद इसलिए ना खरीदें क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पहले से बड़ा होगा। और सिंस हमारा वेल्थ क्रिएशन स्टॉक है, तो एक तरह से एक और कन्विक्शन यहाँ पे मजबूत भी हो जाता है कि आपको इसको यही इसी के दम पर कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस के दम पर ही आप देंगे। दूसरा, नवीन सोरेन, सरप्राइजिंग ये नंबर्स कहाँ से आए इनके, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है ये रिजल्ट। मतलब क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा मेरे ख्याल से शुक्रवार को निचले स्तरों से भागा था, लोअर लेवल से थोड़ा सा डे हाई के आसपास बंद हुआ, 52 वीक हाई के आसपास है। बाकी आप एक नंबर देख लो इस स्पेस में, कोई एसआरएफ देख लो, कोई यूपीएल देख लो, उन सबसे बहुत ही अलग नंबर है। Exactly. और स्पेशली सारे नंबर्स जो आए वो ग्लोबल और एक्सपोर्ट्स से आए हैं, ग्लोबल मार्केट से आए, तो नंबर्स बहुत ही मजबूत है। हर एक पैरामीटर पर शानदार है। रेवेन्यू और मार्जिन दोनों ही उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड को लेकर बहुत स्ट्रांग है। मतलब मुझे प्राइस एक्शन का पता नहीं कि किस तरह से दे सकता है, लेकिन अदरवाइज ये 7-8% स्टॉक बढ़ने जैसे नंबर है। तो अब आई डोंट नो शुक्रवार के प्राइस एक्शन के बाद कितना बढ़ेगा। फिर भी 4720 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है। 4795, 4840 और 4875 ये टारगेट्स मैंने रखे हैं। नवीन सोरेन नंबर्स तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं, अनडाउटेडली। तीसरा एक और स्टॉक है जो हमारा फिर से ऑल टाइम फेवरेट है, डीएलएफ। रियल एस्टेट सेक्टर पर हम बहुत बुलिश है, और मैं बार बार आपको कहता हूँ डीएलएफ के लिए आईटीसी मोमेंट आ चुका है, आईटीसी मोमेंट आ चुका है। अभी नंबर्स में देखिए, जिस किसी को डाउट हो कि आईटीसी मोमेंट इसके लिए आ चुका है, उनको एक बार फिर से ये नंबर देखने चाहिए। और हम लगातार 350-250 रुपये से रिकमेंड कर रहे हैं, और मुझे जितना अच्छा तब लगता था उतना ही अच्छा आज भी लगता है, 450 होने के बाद भी, क्योंकि रिजल्ट देखिए आप, क्या गजब का रिजल्ट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है हर एक पैरामीटर पर। इनकी बुकिंग्स रिकॉर्ड हाई पर है। लग्जरी सेल्स जो आ रही है, जिसमें प्रीमियम है, जिसमें मार्जिन बढ़िया है, मजबूत है एकदम। सबसे बढ़िया बात डीएलएफ में भी जो मुझे लगी, टाटा मोटर्स की तरह डेट रिडक्शन। कंपनी ने अपना कर्ज बहुत तेजी से कम किया, 750 करोड़ वो अपना कर्ज लेकर आ गए। तो हर एक पैरामीटर बहुत तगड़े नंबर्स है। डीएलएफ और रियल एस्टेट सेक्टर में कहता हूँ अब भी 1, 2 साल, 3 साल के लिए स्टॉक
और ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5, 7, 8 साल खराब किए हैं, खराब किए हैं, मैं बोल रहा हूँ खाली स्टॉक की परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन बिजनेस मजबूत किया है, बैलेंस शीट मजबूत की, जिसका असर अब दिखेगा। उसमें से एक ये है, एक मेरे रेडार पे हीरो मोटो भी है, हाँ। जो अभी एक आध क्वार्टर, पहला क्वार्टर थोड़ा हल्की झलक दिखाई है, हाँ। अगर वैसे ही आएगा तो उसको भी हम इस कैटेगरी में, मैं दिग्गजों में आईटीसी ढूंढता हूँ बहुत सारे स्टॉक में, किसी में वेदांत कहाँ आपका टर्न अराउंड हो सकता है, डीएलएफ उसमें फिट है और कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक अगर 700, 750, 800 इवेंचुअली साल 2 साल 3 साल में जाए तो, अगर ऐसा स्टॉक साल में डबल, 3 साल में 2 साल में डबल होता है तो बिल्कुल बुरा नहीं। कहाँ मिलता है 2 साल में 50% के रेट। एग्जैक्टली। एक और स्टॉक है कोलगेट, जहाँ पर शॉर्ट करने की राय है, और मतलब अब तक के जितने मैंने एफएमसीजी नंबर देखे उनमें सबसे खराब घटिया नंबर से, बहुत ही खराब। -1% वॉल्यूम ग्रोथ आई, 3 से 4% का अनुमान था, और लगातार 5वीं तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ भी घट रही है, मार्जिन शेयर भी घट रहा है इनका। इस बार फिर से मार्केट शेयर, मार्जिन शेयर क्या सॉरी मार्केट शेयर भी घटा है। तो हर एक पैरामीटर पर कोलगेट के नंबर खराब है। मार्जिन थोड़े से आपको बेहतर दिख रहे हैं, नो डाउट 10% के ऊपर आए। उसमें सिर्फ एक ही रीजन है कि इन्होंने विज्ञापन का खर्च बहुत कम कर दिया। विज्ञापन का खर्च कम करके, और अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो -1% की वॉल्यूम ग्रोथ में। अब अगर आपको मार्केट शेयर छोड़कर, ठीक है, एड स्पेंड काट कर, ठीक है, प्राइस बढ़ाकर आपको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है तो उस पर कितना मार्केट खुश होगा मुझे नहीं पता। मार्केट को वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए। अगर डाबर की 1% की वॉल्यूम ग्रोथ पर पिटाई हो सकती है तो ये तो -1% है। बिल्कुल। तो आई थिंक ये नंबर खराब है। एक और नंबर बहुत खराब है जो कंपेयर टू इनके दूसरे पीयर्स हैं, वो है आईजीएल। जहाँ एमजीएल और गुजरात गैस ने कमाल किया है, उसके सामने नंबर बहुत ढीले हैं। मतलब ये उस सेक्टर में है ही नहीं, ऐसा लगता है। मतलब इतने खराब। तो 500 रुपए के स्टॉप लॉस कोलगेट के ठीक है आए गए थे, मैं भूल गया था बताना, बट 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आईजीएल में बिकवाली करने की राय है। 480, 470 के टारगेट के लिए दोनों के मुकाबले नंबर कमजोर है। रेवेन्यू एकदम फ्लैट है, लेकिन मार्जिन उम्मीद से थोड़े से कम आए। 70 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, FY25 की सरकारी कंपनी है, 70 का मल्टीपल है, इतना महंगा स्टॉक है और ऐसे रिजल्ट है। तो मैं क्यों ना एमजीएल खरीदूं, है ना, मेरे पास चॉइस है। मुझे महंगा ही लेना तो मैं एमजीएल लूंगा, गुजरात गैस लूंगा जहां मुझे पता है कि डिविडेंड बायबैक पॉलिसी सरकार की आ चुकी है, गुजरात सरकार की। मैं आईजीएल क्यों लूं? तो इसलिए वो एक शिफ्ट है, वो हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये एक और स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, मैं जरा रीट्रेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर सर की तरफ से चलेगा, बहुत पांचों हो जाएंगे, 5 स्टॉक हो गए, जिसमें 3 आपने खरीद की सलाह दी है, 2 सेल है। टाटा मोटर्स खरीदना है, नवीन फ्लोरिन में भी सर की बाय की रिकमेंडेशन है, डीएलएफ यहाँ पर एक और खाली यहाँ बता दूं कि एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट के नंबर डिजास्टर हैं, बहुत ही खराब है, क्योंकि कैश मार्केट का स्टॉक है, उसके वही है, दीवाने बहुत है, चाहने वाले बहुत हैं। अगर रियली अगर स्टॉक पे रिएक्शन आना है तो 8-10% नीचे का आना चाहिए, इस तरह के खराब नंबर से। और डिटेल्स ये लोग बताने को तैयार है। ऑफ कोर्स। चलिए, हमारी रिसर्च टीम इनफैक्ट रेडी है। बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो आज बाजार को प्रभावित करेंगे, आपको कमाई का मौका मिलेगा। तो हमारी रिसर्च टीम को जोड़ते हैं। हमारे साथ कुशल, नुपुर, अरमान और आशीष जुड़ चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले कुशल, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और नंबर्स कैसे रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो आज जो आने वाले नंबर्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। इसमें एफएनओ स्पेस से कोरोमंडल इंटरनेशनल, एस्ट्रल लिमिटेड और साथ ही पीवीआर अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही कैश सेगमेंट्स में लंबी लिस्ट है। चुनिंदा नाम में कल्याण ज्वेलर्स, पीसीबीएल, सेंचुरी प्लाईवुड्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, वेस्टर्विस इंडिया जैसे स्टॉक शामिल हैं। अदानी एडिनबर्ग मामले में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है सेबी के जो एक्सटेंशन की उन्होंने अर्जी दी है उस पर आज सुनवाई होनी है। साथ ही बलरामपुर चीनी मिल्स, यहाँ पर बाईबैक इनका बंद होता हुआ दिखेगा। एनएससी जो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी आज लॉन्च करेगी, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। और साथ ही रीलॉन्च होंगे एसएनपी बीएसई सेंसेक्स और एसएनपी बीएसई बैंकेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर जो लॉट साइज है वो रिवाइज हो गया है, 15 से लॉट साइज अब 10 का हो गया है एसएनपी बीएसई सेंसेक्स का, और बैंकेक्स का 20 से 15 का लॉट साइज हो गया है। एक्सपायरी डे भी गुरुवार से बदलकर शुक्रवार यहाँ पर कर दी जाएगी। एक्स
नेक्स्ट डेट है विशाखा इंडस्ट्रीज स्टॉक स्प्लिट जो इन्होंने किया था उसका, और साथ ही जो नंबर्स आए हैं वीकेंड के दौरान उस पर भी मैं बात करता हूं। उसमें सबसे पहला है मनप्पुरम फाइनेंस है, ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स नंबर्स यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। एनआईए करीबन 25% बढ़ी है 1125 करोड़ पर, साथ ही कंपनी का मुनाफा 60% बढ़कर 415 करोड़ पर आता दिख रहा है। अनुमान 410 करोड़ रुपए का था, और कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी सुधार आया है। 1.6% के मुकाबले 1.3% कंपनी ने एसेट क्वालिटी के लिहाज से इंप्रूवमेंट दिखाई है। जहां तक एचपीसीएल का सवाल है, बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर्स हैं। आय करीबन 1.5% बढ़कर 1,08,000 करोड़ के आसपास आई है, जबकि अनुमान 1,01,000 करोड़ रुपए का था। एबिटा देखिए आप 2.9 टाइम्स ये बढ़ता हुआ दिखा है। 4,800 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा कंपनी दर्ज किया, अनुमान 4,360 करोड़ रुपए का था। मार्जिन भी 4.4% पर कंपनी ने दर्ज की है। और अंत में मैक्स फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर एस्टिमेट्स के लिहाज से। हालांकि जो मुनाफा है वो करीबन 63% गिरकर आता हुआ दिख रहा है। 52 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है 270 करोड़ के अनुमान के मुकाबले। लेकिन कंपनी की वीएनबी मार्जिन आप देखिए 28.5% का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 31.2% के वीएनबी मार्जिन कंपनी दर्ज करती हुई दिख रही है। और जीडब्ल्यूपी जो यानी कि जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है वहां पर 14-14.5% की ग्रोथ हमें आती हुई दिखी है। तो मैक्स फाइनेंशियल्स नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि मुनाफे पर थोड़ा दबाव है। तो ये रहे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर, और कुछ नंबर्स हैं उसकी भी एनालिसिस रखी है कुशल ने आपके सामने। लेकिन नुपुर अब आपकी बारी आती है, बताइए और कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल, एवेन्यू सुपरमार्ट के साथ स्टार्ट करें तो ऑपरेशनल लेवल पे नंबर्स जो है वो काफ़ी कमज़ोर दिखेंगे आपको। ग्रॉस मार्जिन में करीबन 150 बेसिस पॉइंट की गिरावटें 14% से घटकर इस बार 13% के आसपास आते दिखे। कामकाजी मुनाफा भी देखे तो वो 6% से बढ़कर आया है, लेकिन एस्टिमेट से काफ़ी कमज़ोर आते दिखा है। और मार्जिन भी 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, और अनुमान से भी कम यहाँ पे दिखा है। स्टोर एक्सपेंशन की भी बात करें तो वो भी एस्टिमेट से कम इस क्वार्टर में दिखा है। कंपनी का जो हाई मार्जिन बिजनेस है कंज्यूमर, जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल का, वहाँ पर जो ग्रोथ है वो अभी भी प्री कोविड लेवल के नीचे है। तो इसके चलते एवेन्यू सुपरमार्ट आज फोकस में रहने वाला है। एलेंबिक जहां पे कंपनी की आय करीबन 18 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़ के आसपास आते दिखिए। मार्जिन देखें तो 15% से सुधरकर 36% के आसपास आते नजर आए। एपीएल अपोलो ट्यूब्स यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको ऑपरेशनल लेवल पे। कंपनी की आय में 5% की ग्रोथ दिख रही है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 21% से बढ़कर आया। मार्जिन में भी 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, और मुनाफा भी देखें तो 14% से इस बार बढ़कर आया। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर भी अच्छी है। प्रोविजंस हालांकि थोड़े से बढ़कर आया है। एनआईए की बात करें तो 41% की ग्रोथ नजर आ रही है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में आपको सुधार दिखेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी है वो भी इंप्रूव होकर आए हैं, 2.41% से बढ़कर 2.93% के आसपास आते दिखे। इथॉस यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रॉन्ग है, पर मार्जिन में आपको गिरावट नजर आ रही है। कंपनी की आय 30% से बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट का से घिरकर 12.5% के आसपास आते दिखे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देखे तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है। कंपनी की आय में 16% की गिरावट है, और मार्जिन भी गिर कर आए इस बार। 10% के मार्जिन इस बार 8% के आसपास आते दिखे। जीए शिपिंग कंपनी की आय करीबन 60% की ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी का मार्जिन भी देखे तो 42% से बढ़कर इस बार 58% के आसपास आते दिखा है। और लास्ट में सोनाटा सॉफ्टवेयर कंपनी की आय यहाँ पर 15% से गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 7% की डी ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि मार्जिन में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन मुनाफा भी देखे तो 3% की गिरावट यहाँ भी दिखा रहा है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। चलिए, तो ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनका प्रदर्शन कुछ मिला जुला रहा है, और उसकी एनालिसिस नुपुर ने रखी आपके सामने। अरमान, गुड मॉर्निंग। अब जरा बताइए खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा, और कौन कौन से नंबर्स हैं जो आए हैं उनका भी जरा विश्लेषण दीजिए। जी, कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो डेटा पैटर्न्स की, यहाँ पर आपको नतीजे थोड़े अगर आप देखें, आए तो लगभग आपको 8.5% बढ़कर आई है। मार्जिन में आपको बड़ा कर दिखेगा, 51% के आसपास जो मार्जिन थे वो गिरकर लगभग 40% के आसपास होते हुए दिखे हैं। एमए ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर आपको नतीजे ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं। आय में लगभग 29% की बढ़ोतरी है। मार्जिन जो है वो 18% से बढ़कर अगर आप देखें लगभग 22% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। एफएल इंडिया, यहाँ पर आपको मिक्स्ड सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 13% बढ़कर आई है, पर मार्जिन में कंपेरेटिवली यहाँ पर मार्जिन्स में भी सुधार है, पर मुनाफा जो है मुनाफा गिरता हुआ दिखा है। वहाँ पर आपको 9% के आसपास की जो है गिरावट आती हुई दिखेगी। खबरों के हिसाब से आपको अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अडानी ग्रुप की जो 3 कंपनियां हैं वो एएसएम से जो बाहर हो जाएगी, जिसमें आप अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल और अडानी ग्रीन जो है वो एएसएम से बाहर हो जाएंगे। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ट्रांसमिशन पे आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अडानी एंटरप्राइजेज और ट्रांसमिशन का जो QIP के जरिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए जो है वो जुटाएंगे, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज 12,500 करोड़ और अडानी ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन लगभग 8,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। और अडानी ग्रीन एनर्जी, जहां पर अगर आप देखें तो 13 मई को जो बैठक होने वाली थी वो टल गई है, अब वो जो बैठक होने वाली है वो 24 मई को होगी। ब्रोकरेज कंपनीज पर आपको ध्यान रखना है अंत में, क्योंकि देश की जो टॉप 3 जो ब्रोकरेज में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी, आरबीआई और सेबी जांच कर रही है, उसी के साथ साथ जांच में सीबीआई जो है वो भी शामिल की जा सकती है। अगर आप देखिए पिछले 4 से 5 सालों में अलग अलग चीज़ों पे जो है ये जांच हो रही है। और उसी के साथ अगर आप देखें कार्वे स्टॉक ब्रोकिंग केस में सेबी ने 5 लोगों को पेनल्टी लगाई है। सेबी ने कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो लगभग 2 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगाई। ऑलराइट कुशल, नाउ बैक टू यू, जरा बताइए कि खबरों के दम पर और कहां एक्शन दिखने वाला है। बिल्कुल, तो कुछ खबरें और बल डील्स हैं मेरे पास, जिसमें सबसे पहले है आरवीएनएल। यहाँ पर कंपनी को एडिशनल चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्स जोन यूएचएलसी उदयपुर से लेटर ऑफ अवार्ड मिलता हुआ दिखा है। अब यहाँ पर ये इरिगेशन को लेकर ये अवार्ड लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, जिसमें कुल लागत प्रोजेक्ट की करीबन 2250 करोड़ रुपए हैं। आरवीएनएल का हिस्सा इसमें 51% का है। डॉक्टर रेड्डीज लैब, यहाँ पर नेगेटिव खबर है इनके लिए। यूएसएफडीए ने कंपनी के श्रीकाकुलम प्लांट में जो फैसिलिटी है उसकी जांच की थी, और उस जांच के तहत इन्होंने फॉर्म 483 के साथ 4 आपत्तियां जारी की है। तो ये एक नेगेटिव खबर इनके लिए बन रही है। आईआरबी इंफ्रा, यहाँ पर इनकी जो सब्सिडियरी है समख्याली टोलवे, उन्होंने एनएचए से कंसेशन करार कर लिया है, और ये 6 लेन NH27 को अपग्रेड करने के लिए करार है। प्रोजेक्ट की कीमत करीबन 2132 करोड़ रुपए है। इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पर फोकस रखिए, और साथ ही शिपिंग स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी आती हुई दिख रही है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 928 पार्ट्स के इंपोर्ट पर आगे चलकर हो सकता है कि शिफ्ट करते हुए दिखेंगे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, जिसमें कुल जो वैल्यू है वो करीबन 700 करोड़ रुपए की है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये तमाम डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स के लिए। और अंत में 2 बल डील्स है, जिसमें जी एंटरटेनमेंट प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीबन 65 लाख शेयरों की खरीदारी की है 184 रुपए 63 पैसे पर। और नजारा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर सोसाइटी जनरल ने लगभग 6 लाख शेयर खरीदे हैं 570 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। डील साइज देखेंगे तो करीबन 34 करोड़ रुपए की है। चलिए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक सेक्टर्स पर है नजर, जानते हैं आशीष से। आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए कि दिग्गज कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउसेस की आज क्या रिपोर्ट निकली है। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, दिग्गज टाटा मोटर्स के साथ करते हैं शुरुआत, जहां पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सबकी सब पॉजिटिव है। आप गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देखिए, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 550 से बढ़ाकर 600 कर दिया, 516 की क्लोजिंग चल रही है। और ये मान रहे कि JLR का आउटलुक काफी फेवरेबल है, डोमेस्टिक EV कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि बता रहा है कि FY 24 के लिए आउटलुक भी काफी बढ़िया लग रहा है। एबिटा के लिहाज से देखें, मुनाफे के लिहाज से देखें, तो दोनों लिहाज से जो नतीजे उनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले। JLR के मार्जिन में एक सरप्राइज देखने को मिला और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स का फायदा आगे भी जाकर यहां पर देखने को मिलेगा। वहीं CLA से अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और गोल्डमैन सैक्स से ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लक्ष्य जो है 544 से सीधे बढ़ाकर 624 कर दिया है। JP मॉर्गन यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य में थोड़े से एडजस्टमेंट किए। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 600 से बढ़ाकर 655 कर दिया है। और मान रहे कि जो डेट रिडक्शन हुआ है इसका भी बेनिफिट आगे आपको देखने को मिलेगा। नोमेरा खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 508 से बढ़ाकर 610 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिप्ला, यहाँ पर भी आपको नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 1030 से बढ़ाकर 1050 कर दिया है। वहीं अगर आप सिटी की रिपोर्ट देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1140 से घटाकर 1110 रुपये कर दिया गया है। एक और दिग्गज कंपनी है कोलगेट, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। CLA से रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 1515 से बढ़ाकर 1610 कर दिया। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का ही लक्ष्य दे रहे हैं, 1628 की क्लोजिंग चल रही है। वहीं नोमेरा भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य बढ़ाकर 1650 रुपये कर दिया। गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय दी है और लक्ष्य यहाँ पर एडजस्ट किया, 1330 से बढ़ाकर 1500 कर दिया। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें तो सबकी काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक नजर आ रही है। सब कह रहे हैं कि वैल्यूएशन महंगे और ग्रोथ अभी तक आ नहीं पा रही है। एड स्पेंड्स में रिडक्शन हुआ, इसके चलते थोड़ा सा बेनिफिट आपको मार्जिन पर देखने को मिला है, लेकिन ग्रोथ पूरी तरीके से आ नहीं रही है। DLF की रिपोर्ट्स देखें तो CLA से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए और लक्ष्य 458 से बढ़ाकर 540 कर दिया, 436 की क्लोजिंग चल रही है।
और ये मान रहे हैं कि FY24 के लिए जो प्री सेल्स की गाइडेंस दी है यानी 11,000 से 12,000 करोड़ की, अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य 490 से बढ़ाकर 510 कर दिया है। और जेफरीज भी अगर आप देखें तो खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 435 से बढ़ाकर 510 कर दिया है। चलिए, तो ये तो वो सारी बड़ी कंपनियों के यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। और कौन कौन से रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखी हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आशीष? नेहा देखिए, IGL पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट है, ये न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 420 से बढ़ाकर 460 रुपये कर दिया गया है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 20 रुपये से बढ़ा है, 540 से बढ़ाकर 560 कर दिया। नवीन फ्लोराइन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजों का इम्पैक्ट रहेगा, अच्छे नतीजे हैं। जेफरीज की तरफ से अब अपग्रेड आ गया, यानी पहले होल्ड की राय दिया करते थे, अब ये सीधे तौर पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य में भी अगर आप देखें तो सब्सटैंशियल बढ़ोतरी की है, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है, 4,235 से बढ़ाकर 5,610 रुपये लक्ष्य कर दिया है, 4,748 की क्लोजिंग है। और मान रहे कि जो कामकाजी मुनाफा है इनके अनुमान से 12% बेहतर देखने को मिला, ग्रोथ के ट्रिगर्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली भी अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग के साथ करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दे रहे, 5,210 रुपये का। मनोपुरम फाइनेंस यहाँ पर CLSC की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 110 की क्लोजिंग, 140 का टारगेट, लेकिन मान रहे कि नतीजे इनके लिहाज से कमजोर देखने को मिल रहे हैं। इनका जो एस्टिमेट था इसके मुकाबले जो मुनाफे का आंकड़ा है 5% कम है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखें, 143 के लक्ष्य के लिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, बुलिश यही नजर आ रहे हैं 160 रुपये के लक्ष्य के लिए। डॉक्टर लाल पैथलैब यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है, क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1500 से बढ़ाकर 1600 कर दिया। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 2041 पर चल रहा है। नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य में थोड़े सा एडजस्टमेंट किया, 1864 से घटाकर 1835। और अंत में लुपिन, यहाँ पर भी आज आपको खास इंपैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने जो रेटिंग है इसे अपग्रेड कर दिया, यानी पहले इक्वल वेट की रेटिंग थी, अब ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। और लक्ष्य अगर आप देखें तो 717 से बढ़ाकर 918 कर दिया, 774 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और हफ्ते के पहले दिन वक्त है हमारे एक्सपर्ट से पिक ऑफ द वीक लेने का। कुणाल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। अनिल जी देखिए, आज एक अलग सी फीलिंग आ रही है अनिल जी। आज बंसल जी समय से लेट चल रहे हैं, वो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि लेट आएंगे, तो अनिल जी थोड़ा अच्छा लग रहा है अनिल जी। आई एम फीलिंग गुड अनिल जी। आप बोलो छुट्टी दे दें उनको आज पूरे दिन। अनिल जी देखिए, ये मत करें अनिल जी, अगर ये प्रस्ताव हमने भेजा तो वो कभी अनिल जी हमेशा ही 9 बजे आने लगे तो अनिल जी, लेकिन फिर भी अनिल जी 10 मिनट जो है वो नहीं है, तो अच्छा लग रहा है अनिल जी थोड़ा लेट आना हो। नहीं, वैसे हमारे पास दूसरी और भी व्यवस्था है जिसका इस्तेमाल हम कभी कभार ही करते हैं, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशंस में करते हैं कि जिसमें हम बिठा देते हैं एक्सपर्ट को, और हम बोल देते हैं कि आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बैठा भी रहता है बेचारा, कर कुछ नहीं पाता, विंडो में ही दिखता है खाली। अगर आप कहें तो वो वाली भी सुविधा हमारे पास में है जिसमें बंसल जी रह कर भी नहीं होंगे। ओके, चलिए कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का जो वीकली चार्ट है उस पर एक पैटर्न बना है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट पिछले सप्ताह आ चुका है, आज बाजार नीचे खुलने की संभावना है, तो ये अगर नीचे मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। 6600 के आसपास स्टॉप लॉस रखना है, तो गिरावट में बाय करें, 6600 का स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है कि 6850 और 6950 ये दो टारगेट्स होंगे जिसके लिए बजाज फाइनेंस में खरीदारी करनी। ओके, बजाज फाइनेंस पहला स्टॉक खरीदारी की राय। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो स्टॉक मेरे को पसंद है वो है लुपिन। लुपिन के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, लुपिन यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए और ये तेजी का मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। 770 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 740 का इसके अंदर नीचे में सपोर्ट बन रहा है, तो 740 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 800 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 850 रुपए का। तो इस हफ्ते के लिए लुपिन पे नजर रखें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 740 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, 800, 850 ये लेवल ऊपर की तरफ लुपिन में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय लुपिन पर आती हुई दिख रही है। और आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने टारगेट 717 से 200 रुपए बढ़ाकर 918 किया, तो ये भी सपोर्ट लुपिन के लिए आज आपके लिए। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर।
गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। तो अनिल जी, पहले तो पसंद की बात है तो दो छोटे छोटे अपडेट क्विकली देना चाहूंगा। टाटा मोटर्स जिसके बहुत तोड़फोड़ नंबर आए वीकेंड पर, पिछले हफ्ते जैसे ही स्टॉक 500 का एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा था, वहां पर एक खरीदारी की कॉल दी थी और काफी बड़े टारगेट्स दिए थे। और आपके जो इशारे होते हैं अनिल जी, आपने उसी वक्त टोक कर कहा था कि बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं 10%, 15% के। तो मुझे लगता है अनिल जी, कहीं ना कहीं चार्ट्स डिस्काउंट करके चल रहे थे कि नंबर्स काफी अच्छे आने हैं। तो जो 548, 550 के टारगेट्स की मैंने बात उस वक्त की थी, वो इस हफ्ते आते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो 505 का स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है, पोजीशन में बने रहना है। 548, 550 का पहला टारगेट है। और अगर नंबर्स के बाद बाजार आज कल में के ऊपर बंद होता है तो मुझे लगता है कि 600 के ऊपर भी टारगेट टाटा मोटर्स में बहुत शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आएंगे। ये पहला अपडेट। अनिल जी, दूसरा, डीएलएफ पर एक स्पेशल कॉल की रिक्वेस्ट की थी आपसे ड्यूरिंग द वीक। वहां पर एक स्पेशल खरीदारी की कॉल दी थी 420 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। वहां पर भी अनिल जी नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और मुझे लगता है कि वहां पर भी आज एक फॉलोअप मूव मिलेगा। तो 455 और 480 रुपए तक के जो टारगेट्स की बात की थी, वो दोनों ही टारगेट्स मुझे लगता है कि खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भी बने रहे और स्टॉप लॉस को 430 के नीचे का ट्रेल करें, स्टॉक में होल्ड करने की सलाह है। अब अनिल जी, जो इस हफ्ते का वीक है, इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक है, वो है टाइटन। कंजम्पशन स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी, एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्पेस है जो एक आउट परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। टाइटन का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, काफी स्ट्रांग है और एक नए ब्रेकआउट की तरफ क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। 2750 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टाइटन में खरीदारी करें। हफ्ते के लिए 2880, 2950 ये दो लक्ष्य रखकर टाइटन रहेगा इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे आज के पिक ऑफ द वीक।